मैं डॉक्टर आदित्य सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज बिलासपुर, मनी मार्केट में यह मेरा चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया और एक्सेप्टेंस हाउस के संबंध में चर्चा करूँगा। मुख्यतः मनी मार्केट में प्रमुख पक्षकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय कंपनियां, गवर्नमेंट, गैर वित्तीय संस्थानें, बचत बैंक इत्यादि होती हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा बाजार में सर्वोच्च नियामक संस्था होती है। इसके बिना मुद्रा बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती और यह मुद्रा बाजार में अंतिम ऋणदाता के रूप में भूमिका निभाता है। मुद्रा बाजार के ये जो पक्षकार हैं, किसी दिन कोषों की बड़ी पूर्ति करते हैं और अगले दिन ही ये कोषों की मांग लेकर मुद्रा बाजार में आ जाते हैं। इसलिए इस अल्पकालिक वित्तीय तरलता के समायोजन की इस दौड़ में प्रत्येक पक्षकार कभी ऋणी हो जाता है और कभी ऋणदाता, अतः कोई भी प्रमुख नहीं रहता है। यह जो अल्पकालिक तरलता की मांग और पूर्ति के समायोजन की बात जो है, तब यह महसूस किया जाने लगा कि इस प्रक्रिया के परिचालन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त अलग से एक डिस्काउंट हाउस होना चाहिए और इसकी स्थापना संयुक्त कंपनी के रूप में होनी चाहिए। और यह डिस्काउंट हाउस अल्पकालीन नगद कोषों की मांग एवं पूर्ति की आवश्यकता को पूरा कर सके, मुद्रा बाजार में जो बाधा है उसको दूर कर इसका विकास कर सके, सरकारी एवं मान्यता प्राप्त ट्रस्ट की जो सिक्योरिटीज हैं उसका क्रय विक्रय कर नगद पैसे को सुलभ करा सके। अब हम डिस्काउंट हाउस की भूमिका के संबंध में डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट हाउस की जो प्रमुख भूमिका है वो सरकार का जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं और वाणिज्यिक संस्थाओं के जो व्यापारिक बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं उनको भुनाने की यह सुविधा प्रदान करता है। और दूसरा इसका जो प्रमुख तत्व है वह तरलता या नगद पैसे बाजार में उपलब्ध कराना होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य रूपों में भी इसकी भूमिका है जिसकी हम क्रमशः चर्चा करेंगे। जैसे मनी मार्केट में डिस्काउंट हाउस अल्पकालीन तरलता को सुगमता से उपलब्ध कराने में यह मध्यस्थता की भी भूमिका निभाता है। इस रूप में इसका बहुत अधिक महत्व है और इसके साथ में वो इसका सेकेंडरी मार्केट जो है उसका भी ये विकास करता है। आगे अगर हम देखें तो डिस्काउंट हाउस जो है वो केवल ट्रेजरी बिल्स और व्यापारिक बिल को ही भुनाने की सुविधा प्रदान नहीं करता है, बल्कि जो अल्पकालिक गवर्नमेंट की तिथिबद्ध प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, मान्यता प्राप्त ट्रस्ट की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनके पुनर्खरीद को भी यह संभव बनाता है, या हम यह कहें कि उसका पुनर्खरीद करता है। आगे हम ये देखते हैं कि प्राइमरी डीलर्स के रूप में भी इसकी भूमिका है। 1996 में प्राइमरी डीलर्स के रूप में डिस्काउंट हाउस को मान्यता प्रदान कर दी गई और इस रूप में यह मुद्रा बाजार में उसका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को यह विस्तार करने में लगा हुआ है। चूँकि डिस्काउंट हाउस निरंतर कार्य करने के कारण काफ़ी परिपक्व हो गया
और इस परिपक्वता के कारण यह ट्रांसफार्मेटर की भूमिका में भी आ गया और इस रूप में वह मनी मार्केट का विस्तार करने, उसका फैलाव करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी अन्य भूमिका ब्रोकर के रूप में भी है। ब्रोकर के रूप में डिस्काउंट हाउस सिक्योरिटीज़ की दो तरफा मूल्य निश्चित करके दलाल के रूप में कार्य करता है और मुद्रा बाजार का विकास करता है। साथ ही इसकी भूमिका रेपो मार्केट के विकास में भी है, जिसमें वो सिक्योरिटीज़ की बिड एंड ऑफर जो मूल्य होता है उसको कोट करता है और इस तरह रेपो मार्केट भी यह विकसित करता है। इसके अतिरिक्त डिस्काउंट हाउस की एक और प्रमुख भूमिका है, वो अल्पकालिक जो सरप्लस फंड है उस सरप्लस फंड को कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उसका जो लाभप्रद निवेश होता है उसके लिए उचित अवसर प्रदान करता है। अब हम डिस्काउंट हाउस के स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत में बैंकिंग कमीशन ने 1970 में डिस्काउंट हाउस के स्थापना का विचार प्रस्तुत किया, लेकिन तात्कालिक कारणों से ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और ना ही उस समय की केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया। इसके पश्चात 1979 में घोरे कमेटी बनी और इस कमेटी ने यह सिफारिश की कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में लंदन में मुद्रा बाजार जिस ढंग से लोकप्रिय हुआ और सफलतापूर्वक चल रहा है और जिस तरह यूएसए में न्यूयॉर्क का मुद्रा बाजार सफलतापूर्वक चल रहा है, ठीक वैसे ही भारत में मुद्रा बाजार के लिए डिस्काउंट हाउस की स्थापना हो और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने ही किसी कारणवश इसकी स्थापना को महत्व नहीं दिया, फलस्वरूप इसकी स्थापना नहीं हो पाई। इसके पश्चात 1987 में एन वघुल समिति वघुल ग्रुप की स्थापना हुई। ये जो वघुल ग्रुप था, इसने कटौती गृह की स्थापना के लिए 3 प्रमुख पार्टी को संयुक्त रूप से डिस्काउंट हाउस की स्थापना के लिए अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसमें रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानें, ये 3 जो प्रमुख संस्थानें थीं, इनके संयुक्त स्वामित्व में डिस्काउंट हाउस के स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। फलस्वरूप ये जो तीनों संस्थानें हैं, रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानें, इनके संयुक्त प्रयास से 25 अप्रैल 1988 में भारत में डिस्काउंट हाउस की स्थापना हुई और इसी दिन से यह अपना कार्य आरंभ करना शुरू कर दिया। अब हम डिस्काउंट हाउस के संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्काउंट हाउस चूंकि एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में स्थापित हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें या सरकारी बैंक और भारतीय वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व में इसकी स्थापना हुई, इसलिए इसके कैपिटल स्ट्रक्चर या संसाधन में इन तीनों का ही योगदान है। इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो 250 करोड़ रुपए उस समय निर्धारित की गई और इसका जो पेड अप कैपिटल है वो 200 करोड़ रुपए उस समय तय हुआ था
और इसका जो एलोकेशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 100 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं उनके द्वारा 60 करोड़ रुपए और जो भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा 40 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया। इसके अतिरिक्त डिस्काउंट हाउस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुनर्वित्त की सुविधाएं भी प्राप्त हैं। साथ में जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं वे संकाय के आधार पर 100 करोड़ रुपए के ऋण की सुविधा भी डिस्काउंट हाउस को उपलब्ध कराती है। अब डिस्काउंट हाउस के कार्य के संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसका जो पहला कार्य है तरल कोषों को जमा करना, फ्रीज ऑफ लिक्विडिटी फंड। डिस्काउंट हाउस मुद्रा बाजार में जो बिखरे हुए अल्पकालिक सरप्लस कोष जो हैं उनको ये अपने पास एकत्र करने का काम करता है और इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा इसका जो कार्य है तरलता प्रणाली में असंतुलन को दूर करना, रिमूव द बैलेंस ऑफ द लिक्विडिटी सिस्टम। डिस्काउंट हाउस हमेशा यह प्रयास करता है कि उस सेक्टर्स में जहां पर अल्पकालिक कोष सरप्लस के रूप में हैं इसे उस सेक्टर में हस्तांतरित किया जाए जहां पर इस अल्पकालिक नगद कोष की कमी है और इस तरह यह अपने हस्तांतरण व्यवस्था के द्वारा अल्पकालिक तरलता के असंतुलन को दूर करने की कोशिश करता है। अब हम इसका तीसरा कार्य देखते हैं। तीसरे कार्य में सरकारी प्रतिभूतियों एवं वाणिज्यिक बिलों के लिए बाजार का निर्णय करना, क्रिएटिंग मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एवं कॉमर्शियल एंटिटीज। डिस्काउंट हाउस सरकारी प्रतिभूतियाँ विशेषता है जो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं और जो वाणिज्यिक संस्थाएं हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बिल जो होते हैं इन बिलों के क्रय विक्रय के लिए बाज़ार उपलब्ध कराना, उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट डेवलप करना, यह कार्य कुशलतापूर्वक यहाँ पर कर रहा है। अब हम डिस्काउंट हाउस के उद्देश्यों के संबंध में चर्चा करेंगे। इसका जो प्रथम उद्देश्य है मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में संतुलन बनाना, मेक बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, बल्कि इसका यह प्रमुख उद्देश्य है और इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य सेकेंडरी बाजार का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट में इसका जो प्राइमरी मार्केट है वो तो ठीक ठाक डेवलप है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में अभी भी उसके विकास की कुछ बाधाएं हैं और इस बाधाओं को दूर कर सेकेंडरी मार्केट का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। इसका तीसरा उद्देश्य प्रतिभूतियों को अधिक तरल बनाना, मेक मोर लिक्विड ऑफ सिक्योरिटीज़। डिस्काउंट हाउस जो है वह इसके क्रय विक्रय को सुगम और सरल बनाकर ऐसा करने का प्रयास करता है। इसका जो चौथा उद्देश्य जो है मुद्रा बाजार के नेटवर्क का विस्तार करना, एक्सपेंडिंग द मनी मार्केट नेटवर्क। मुद्रा बाजार में प्रायः यह देखा गया है कि यह मुंबई जो मुख्य मनी मार्केट है इसका क्षेत्र वहीं तक सीमित रह गया था, लेकिन डिस्काउंट हाउस की जब स्थापना हुई उसके पश्चात ये अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार कर रहा है, इसका नेटवर्क जो है फैला रहा है। इसका जो पांचवा उद्देश्य है
मुद्रा बाजार के लेन देनों की सुविधा प्रदान करना। फैसिलिटेटिंग द मनी मार्केट ट्रांजैक्शन। प्रायः मुद्रा बाजार में बहुत सी जो छोटी और मध्यम आकार वाली अनियमित भागीदारी संस्थाएं होती हैं, उनके लिए लेन देन में बहुत असुविधा होती है, और डिस्काउंट हाउस जो है वह इनके लेन देनों के लिए सुविधा प्रदान करता है, और इस उद्देश्य हेतु भी यह निरंतर प्रयत्नशील है। यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और जो इसका लास्ट उद्देश्य है, आखिरी यानी क्या होता है, अंतिम उद्देश्य जो है वो है जो अल्पकालिक जो तरलता कोष जो हैं उसके लिए सुरक्षित एवं जोखिम रहित निवेश के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराना है। डिस्काउंट हाउस का महत्व है। इसका जो पहला जो महत्व है, तरलता और संतुलन को दूर करना। यह कार्य डिस्काउंट हाउस मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसे तुरंत क्रय विक्रय करके जो ऋणी बैंक होती हैं उनको उच्चतम तरलता प्रदान करके पूरा करता है। इसका दूसरा जो महत्व है वह है दो तरफा कीमतें, टू वे कोट्स। और डिस्काउंट हाउस मुद्रा बाजार में दो तरफा कीमतें सिक्योरिटीज़ की निर्धारित करता है, और इस तरह सेकेंडरी मार्केट का यह विस्तार करने का काम करता है। इससे जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी लिक्विडिटी सुनिश्चित हो जाती है। इसका तीसरा जो महत्व है, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अधिकृत संस्था, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल होते हैं, इसी तरह अन्य गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके लेन देनों के लिए, या रेपो लेन देन कहना चाहिए, उसके लिए यह एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है, अधिकृत संस्था है। यह सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करके अधिकाधिक तरलता प्रदान करती है। इसका जो चौथा महत्व है, मुद्रा बाजार को गहन बनाना, डीपिंग द मनी मार्केट। ऐसा यह सिक्योरिटीज़ को अधिक से अधिक उनके क्रय विक्रय के लिए बाजार को उपलब्ध कराकर और उसे कई गुना बढ़ाकर सहायता करता है। इसका पांचवा जो उद्देश्य है, अल्पकालीन आधिक्यों को निवेश की सुविधा, फैसिलिटी फॉर डिप्लॉइंग द मनी। चूँकि मनी मार्केट में डिस्काउंट हाउस दलाल के रूप में या ब्रोकर के रूप में ये सिक्योरिटीज़ की दो तरफा कीमतें निर्धारित करता है, और इस तरह यह बैंकों एवं अन्य जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए अल्पकालिक आधिक्यों को उचित मुद्रा बाजार में जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें निवेश करने के लिए वो सुविधा प्रदान करता है। डिस्काउंट हाउस का छठवां महत्व है रेपो सुविधा, रेपो फैसिलिटी जो है। डिस्काउंट हाउस जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, LIC, IFCI और इसकी अन्य जो सहायक कंपनियां हैं उनके लिए रेपो मार्केट को डेवलप करके रेपो सुविधा उपलब्ध कराती है। और यह सुविधा, ये जो संस्थाएं हैं इनको अपनी संपत्तियां जो हैं वो खोनी नहीं पड़ती, बिना खोए ही ये कोष प्राप्त करने में सफल हो जाती हैं, और डिस्काउंट हाउस जो है वो उनको सहायता करता है। इसका जो सातवां जो महत्व है वो मुद्रा बाजार का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ मनी मार्केट। क्योंकि मनी मार्केट में बहुत से छोटे निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं
ये भी कार्यरत होते हैं। और इसके लिए डिस्काउंट हाउस जो है वो परंपरागत रूप से जो इसके जो केंद्र जो हैं उनके लिए मुद्रा बाजार के विकास के लिए जो है कार्य करता है। ये इसका जो 8वां जो उद्देश्य जो है वो है वित्तीय प्रपत्रों के लिए बाजार प्रस्तुत करना, डेवलपिंग मार्केट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यह मुद्रा बाजार में विकास और स्थायित्व के लिए जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसके लिए न केवल प्राइमरी मार्केट उपलब्ध करता है बल्कि उसके लिए सेकेंडरी मार्केट भी उपलब्ध कराता है। अब हम एक्सेप्टेंस हाउस या स्वीकृति गृह की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। स्वीकृति गृह क्या है, मुद्रा बाजार में इसकी क्या भूमिका है, यह कैसे कार्य करता है। स्वीकृति गृह एक्सेप्टेंस हाउस में स्वीकृति शब्द आता है। मुद्रा बाजार में इसका संबंध विनिमय बिल से होता है जिसमें लेनदार देनदार के ऊपर एक निश्चित रकम निश्चित अवधि में भुगतान के लिए लिखता है। यह जो अवधि है लगभग 90 दिन के आसपास रहती है, 90 दिन की रहती है और इसमें देनदार अपनी स्वीकृति देता है। साथ में इस बिल में वो अपना हस्ताक्षर भी करता है। ये जो विनिमय बिल है इसका बेचान जो है वो इसकी परिपक्वता तिथि के पूर्व तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता रहता है। अब हम स्वीकृति बाजार की चर्चा करते हैं। यह एक ऐसा बाजार है जिसमें बैंकर स्वीकृति में व्यवहार करता है और इसमें एक व्यापारिक संस्था किसी बैंक पर ड्राफ्ट लिखती है जिसे बैंक स्वीकृत करता है और भविष्य में एक निश्चित राशि निश्चित तिथि को निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। बैंकर्स की स्वीकृति को मुद्रा बाजार में आसानी से भुलाया जा सकता है क्योंकि इस पर बैंकर के हस्ताक्षर होते हैं। यह एक ऐसा बाजार है जहां बैंकर्स की स्वीकृति सरलतापूर्वक आसानी से खरीदी और बेची जा सकती है। इस स्वीकृति बाजार को परिचालन करने वाली कुछ विशिष्ट फर्में होती हैं जिन्हें स्वीकृति गृह कहा जाता है, एक्सेप्टेंस हाउस कहा जाता है। इस स्वीकृति का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों में अधिकतम होता है और कुछ राष्ट्रीय लेन देनों में भी इसका उपयोग होता है। इसके लिए बैंक कमीशन लेता है और उसके बदले में गारंटी देता है। चूँकि इस विनिमय बिल में या इस तरह के जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें विनिमय साध्यता होती है और यही इसका मुख्य आधार होता है। इस बाजार में स्वीकृति गृह एक्सेप्टेंस हाउस जो है वो ना तो ऋणी होता है और ना ही ऋणदाता होता है। लंदन मुद्रा बाजार में कुछ विशेष फर्में हैं जो स्वीकृति गृह एक्सेप्टेंस हाउस कहे जाते हैं और यह विशिष्ट फर्में व्यापारियों द्वारा अपने ऊपर लिखित बिलों को स्वीकार करते हैं जो कि वास्तविक देनदार पर नहीं लिखे जाते हैं बल्कि भारतीय मुद्रा बाजार में ऐसे स्वीकृति गृह का कोई महत्व भी नहीं है और ना ही चलन है और ना ही इसका भारत में विकास हो पाया है। अब लंदन मुद्रा बाजार में भी इसका महत्व घट रहा है। प्रश्न उठता है कि भारतीय मुद्रा बाजार में स्वीकृति बाजार या इसकी सेवा कैसे चलती है। सामान्यतः इस सेवा के लिए भारत में कोई विशिष्ट संस्था नहीं है। सीमित रूप में यह सेवा बैंकों द्वारा कमीशन के बदले प्रदान की जाती है और अमेरिका में भी यह सेवा बैंकों के द्वारा दी जाती है। अब मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ।